हेलो एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर विजय कुमार विश्वकर्मा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ बहुत सारी मेहनत करके बनाए हैं और हम इन एमसीक्यूज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में थियरी से क्या क्वेश्चंस आएंगे जो लॉन्ग वाले वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है केवल केवल एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ के लिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ बेसिकली एसआरएम यूनिवर्सिटी में ये जो एमसीक्यूज आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, लेकिन जैसा कि हाल ही में इन्होंने पैटर्न अपना चेंज किया है तो थोड़ा सा टफ बनाने लगे। तो हम ये ट्राई करेंगे कि जो भी टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को वहीं पे डिस्कस कर लें। वीडियो को मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्रयास करूँगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स करें, क्योंकि ये हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाई। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं और एक ही ऑर्बिटल में हैं तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे ये हम ऑर्बिटल बनाते हैं, पी ऑर्बिटल हमने बना दिया, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इस केस में हम कैसे कह सकते हैं कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं तो किस क्वांटम नंबर से हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल चार क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको पता है कि अगर ये इन तीनों की वैल्यू सेम हो सकती है किसी एक ऑर्बिटल के लिए, लेकिन एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर, एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो इनके लिए अलग अलग होगी। जैसे इसके लिए अगर वैल्यू होगी प्लस हाफ तो इसके लिए वैल्यू होगी माइनस हाफ। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन होगा ये होगा स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विथ। तो देखो पहला ही टॉपिक आपका है नेसेसिटी ऑफ वेव थियरी, और वहीं पे आपके जो है ये डी ब्रॉगली इक्वेशन आती है। तो बेसिकली अब थोड़ा सा डी ब्रॉगली ने क्या बताया इसके भी बारे में बात कर लेंगे। देखो उन्होंने कहा कि जो मैटर है अगर हम उसे बहुत साइज छोटी कर दें तो उसके पास दो तरह का करेक्टर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इन दोनों को रिलेट करके इन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी जिसे कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा इक्वस टू एच बाई पी। पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है और लैम्डा वेव नेचर। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि एच अपान एम बी, ये भी इक्वेशन बन सकती है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, वेव नेचर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल। तो मोस्ट जो सुटेबल ऑप्शन है ये वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल की बात करता है, क्योंकि ये जनरल रिलेशनशिप देता है मास और वेवलेंथ में। तो ये सारे मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन छोटे हैं तो उसमें वेव करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन दोनों करेक्टर होंगे, पार्टिकल नेचर भी होगा वेव नेचर भी होगा। क्लियर। पिछले सीटी वन में आपको यहाँ से क्वेश्चन आया था, डी ब्रॉगली इक्वेशन इज गिवन बाय। तो उन्होंने ऐसे पूछा था लैम्डा इक्वस टू एच अपान एम वी, लैम्डा इक्वस टू एच बाई वी, वी इक्वस टू एच बाई लैम्डा, एम वी इक्वस टू लैम्डा। तो इस तरीके से चार ऑप्शन देके डी ब्रोगली इक्वेशन पे भी एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है, जैसा कि सिटी वन में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है कि फॉर ए होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल
द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज। अब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर रहा है। और ये मोस्टली जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं इसी से रिलेटेड। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा एमओटी को रिकॉल करने की जरूरत है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया था, आपको याद हो, 1s का, फिर 2s के लिए भी कुछ इस तरीके से, 2s के लिए, और p में कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पहला ऑर्बिटल होता है ये सिग्मा जी होता है और ये सिग्मा यू होता है। सिग्मा में जो बॉन्डिंग होता है वो जीरेड होता है और एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होता है। तो अगेन ये सिग्मा जीरेड होगा और ये सिग्मा अनजीरेड होगा। बट पाई के केस में जो पाई बॉन्डिंग है वो अनजीरेड होता है और पाई जो एंटी बॉन्डिंग है वो जीरेड होता है। ठीक है। तो आप देखते हैं एक एक ऑप्शंस को। सिग्मा जी ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, तो आप देखो सिग्मा जी ये है, ये लोवेस्ट एनर्जी, इधर एनर्जी की एक्सिस हम लेते हैं तो एनर्जी की एक्सिस से भी आप कंपेयर कर सकते हो, लोवेस्ट एनर्जी में है। ठीक है। सिग्मा जी आप सेकेंड लोवेस्ट एनर्जी, सिग्मा यू, तो सिग्मा यू ये लोवेस्ट में है नहीं है, ये अगर एनर्जी लेवल पे देखें तो ये ऊपर पड़ रहा है। पाई जी ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, अब पाई जी देखो कौन सा है, पाई जी एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग तो है नहीं, वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बॉन्डिंग, तो ये भी गलत आंसर है। और पाई यू ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, पाई में एनर्जी अब हाईएस्ट कर दिया, लोवेस्ट नहीं रखा, ये ध्यान रखना। तो पाई यू हाईएस्ट एनर्जी का, तो ये बॉन्डिंग को डिनोट नहीं कर रहा है। तो सिग्मा जी जो है यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डोनेट कर डिनोट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग आर टर्म्ड एज। अब देखो एक बेंजीन खुद ऑप्शन में दिया है तो बेंजीन में कितनी रिंग होती है, अगर आपको कुछ नहीं ध्यान हो तो बेंजीन में तो एक ही रिंग होती है, ये आपने ध्यान दिया, एक रिंग होती है। एसाइल्स क्या होते हैं, एसाइल्स कुछ इस तरीके के ग्रुप होते हैं जिसपे सी डबल बॉन्ड ओ लगा होता है। एरिल्स, एरिल्स भी बेंजीन से जुड़ा ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है एरिन्स। अगर बहुत सारे बेंजीन्स को एक साथ जोड़ दें तो इन्हें हम कलेक्टिवली एरिन्स कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो नेफ्थलीन, फेनेंथ्रीन, ये सारे क्या हैं, एरीन क्वालिटी के मेंबर्स हैं। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से देखते जाएंगे और इससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाई, तो ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट कर गया, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्पिन क्वांटम नंबर। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। देखो ये यूनिट फर्स्ट में मैंने जो मेन फोकस किया है वो दो तीन टॉपिक को ही किया है। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम पार्टिकल इन बॉक्स जो बहुत ही ज़्यादा टफ था वो खुद ही छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने पे आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अगर आपको एमओ याद हो तो हम देखते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो स्टेबलाइज कर रहा है, और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो डी स्टेबलाइज करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, बिना एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा किए आपका नहीं आने वाला।
ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा कर लो, और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1s 2s और 2p। अब सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मतलब 7 × 2, दो नाइट्रोजन है तो देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन में अगर हम एक प्लस लगाते हैं तो यहाँ पे हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे कोई प्लस नहीं है वहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, माइनस लगा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 15 इलेक्ट्रॉन, और डबल माइनस लगा दिया तो 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक जनरल क्राइटेरिया के पर्पस पे आप देखो कि जैसे आप फिल करते हो 14 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लो। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 और 14, ये फिल करने का तरीका है। ठीक है, तो जब 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन में अगर देखो तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपको 13 इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिलीट कर दोगे। इस इलेक्ट्रॉन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डिलीट कर दिया। अब देखो इस केस में, पहले वाले N2 के केस में जहाँ पे 14 था तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, N2 प्लस के केस में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर हम 15 और 16 की बात करें तो 15th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा और 16th यहाँ पे होगा। तो N2 माइनस के केस में, N2 माइनस के केस में 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है डिस्टेबलाइज करता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ बॉन्डिंग में 6 तो है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अब एंटी बॉन्डिंग में चले गए, ये दो। तो जितना ही ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे डिस्टेबलाइज करते जाएंगे। तो बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना स्टेबलाइज करेंगे, एंटी बॉन्डिंग में डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेबिलिटी का, ये होगा N2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, N2 प्लस उससे कम, N2 माइनस उससे कम, और N2 डबल माइनस उससे भी कम। तो ये ऑर्डर हो जाएगा N2 सबसे ज़्यादा, N2 प्लस और N2 माइनस N2 डबल माइनस। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। इसमें लगता है टाइपोग्राफिकल एरर है और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि N2 कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं है। N2 माइनस डबल माइनस सबसे ज़्यादा दे रखा है ना, तो इसे करेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज दी। आप देखो बार बार हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बताते हैं कि जो साई है, साई इज नथिंग बट वेव फंक्शन है। ठीक है, ये हम आपको बताते हैं बार बार। साई क्या है, हमारा वेव फंक्शन। अगर हम साई का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और मॉड ले लें, तो ये जो डिनोट करता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि साई अलग है और साई स्क्वायर अलग है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा एब्सोलूट स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन आर लेवल्ड विद। तो देखो, ये साई है, ये फाई है, ये म्यू है, और ये पाई है। ठीक है। तो अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। क्या कहता है? हैमिल्टोनियन एच कैप साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है। तो अब देखें तो श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन साई से लेबल्ड है, साई पाया जाता है, फाई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है साई। जैसे ही श्रोडिंगर इक्वेशन की हमने बात की तो थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं कि बेसिकली एच कैप क्या है। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। साई अगेन हमारा वेव फंक्शन है। और ई जो है आइगन वैल्यू है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखना कि कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, एक एमसीक्यूज और बना सकता है, वो कह सकता है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली आइगन वैल्यू इक्वेशन है। क्या है? आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो ये भी ध्यान रखना कि श्रोडिंगर इक्वेशन इज नथिंग बट आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। Which physicist proposed the uncertainty principle in 1927? 1927 और 26 में बेसिकली दो साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, दो ग्रुप था साइंटिस्ट का। एक था जिसमें श्रोडिंगर थे, और एक ग्रुप था जिधर हाइजेनबर्ग थे। ठीक है। हाइजेनबर्ग प्लस आइंस्टीन, ये लोग थे। ये दोनों ग्रुप ने इंडिपेंडेंटली क्वांटम को डेवलप किया। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो वर्नर हाइजेनबर्ग ने किया है, श्रोडिंगर ने नहीं किया है। ठीक है। तो 1927 में हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कवर किया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसी से मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि बहुत ही इजी रहे। अगर क्वांटम से टफ क्वेश्चन बनता है तो वो किसी से नहीं होगा, और जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं क्वांटम से वो देखा आपने अभी, बहुत इजी है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला बेंजीन, ये सबको पता है कि बेंजीन जो है एरोमेटिक है। ठीक है। क्वेश्चन में लेकिन पूछे आपसे कि एंटी एरोमेटिक कौन सा है? साइक्लोब्यूटाडाइन। तो अगर इनका स्ट्रक्चर आप बना लेते हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये 4n+2 जिसे हकल रूल कहते हैं, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 4 × 1, तो ये हो जाता है 4 × 1 + 2 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये सिस्टम है। नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटाडाइन। इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले जो सिस्टम होते हैं ये एंटी एरोमेटिक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन हैं, जैसे कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अगर साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन की बात करें तो ये है इसका स्ट्रक्चर, 8 कार्बन का ये कॉम्प्लेक्स है। देखो, यहाँ पे भी अगर आप एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 4n पाई सिस्टम है ये। कैसे? 4 × 2 करोगे तभी 8 आएगा। ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। ठीक। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बड़ा होने की वजह से फ्लेक्सिबल होता है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि ये अपनी रिजिडिटी लूज कर देता है और ये बेसिकली टफ शेप में चला जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये टफ शेप, ये प्लेनर नहीं रह जाता, अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देता है। और एरोमेटिसिटी में आपने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, ये आपने पढ़ा है, प्लेनर होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने आपको दो पॉइंट्स बताए, जो एंटी एरोमेटिक होगा ये होगा। नेक्स्ट है ईथेन। ईथेन तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन एकदम सीधा है, साइक्लिक है ही नहीं, तो कोई भी कंडीशन एरोमेटिसिटी की फुलफिल नहीं करता, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन, ये एंटी एरोमेटिक है। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, और साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक है। आप लिख लीजिए, हो सकता है कभी आपसे नॉन एरोमेटिक भी पूछ दे और ऑप्शन सेम रहे। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो तुरंत ही आपको क्या करना है कि एमओ डायग्राम बना लेना, और जैसे ही आप एमओ डायग्राम बना लेते हो, आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये हमने 1s के लिए बना लिया, ये 2s के लिए। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायग्राम बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हमने डायग्राम बना लिया। N2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 × 2, 7 × 2 14। हाइड्रोजन में H2 1 × 2 2। ऑक्सीजन में 8 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। और CO में 6 और 8, 8 और 6 14। तो देखो 14 14 दो सिस्टम हो गया, तो ये तो वो भी ऐसे की होगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन से आपसे कट कर सकते हैं। दो वाले को ट्राई कर लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पे फिल कर गए, पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर होने का मतलब डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन जो बचता है वो O2 बचता है, और ये सही ऑप्शन है। आप इसको इस तरीके से फिल करके देख भी सकते हो, 2 + 2 4, 2 6, 2 8, 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 15, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 16। ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन और भी देख लो। एक, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, भले एक ही हो, कोई जरूरी नहीं कि दो हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायामैग्नेटिक, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, डायामैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से मैंने आपको दो तरीके के क्वेश्चंस कवर की। देखो यहाँ से आप इस एमओ डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, स्टेबिलिटी निकाल सकते हो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हो। तो एक बार आप एमओ डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज फार।
every electron in bonding molecular orbital contribute towards the stability of the molecule. Anti-bonding takes place when lobes of atomic orbital have different sign. ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब लोब डिफरेंट साइन के हों, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के बेसिस पे बनता है। या कह सकते हैं कि एक लोब पॉजिटिव साइन का, दूसरा नेगेटिव साइन का हो, तब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला गया तो डिस्टेबिलिटी को। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर देन दी। तो अभी आप देखते हो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 2s यहाँ मिड में लाई करते हैं, और बॉन्डिंग नीचे आता है, इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। तो एंटी बॉन्डिंग हमेशा ऊपर रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है, कि द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो। ये गलत है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होना चाहिए, लो लिख दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। The s orbital does not show preferential preferences to any direction because। देखो भैया, एस ऑर्बिटल जो है ना स्फेरिकल इन शेप है, तो स्फेरिकल शेप में कोई डायरेक्शन होता ही नहीं। ठीक है, वो चारों डायरेक्शंस में स्पेंड करता है इक्वली। अब पी ऑर्बिटल की बात करें तो डंबल होता है, तो डंबल किसी किसी एक डायरेक्शन में ही, जैसे पी एक्स आप कहते हो यहाँ पे, किसी न किसी एक डायरेक्शन में इसके लोब होंगे ही, पी वाई पी जेड, जैसे जैसे ऑर्बिटल्स होंगे। तो ऐसा ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होने की वजह से, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होने की वजह से किसी भी डायरेक्शन में लाई नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एरोमेटिक। अब ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को देखें। ऑप्शन नंबर डी में एक कार्बन जो है sp। अच्छा, एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस याद है? मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक में मोनोसाइक्लिक है तो सबसे अच्छी बात है, मोनोसाइक्लिक। प्लानर होना चाहिए। ठीक है, प्लानर का मतलब सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो सारे कार्बन को अगर देखें, सारे कंपाउंड्स को, तो सारे साइक्लिक हैं, मोनोसाइक्लिक हैं। प्लेनैरिटी की बात करें तो ये जो कंपाउंड है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाया है ये कार्बन, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब इसने प्लेनैरिटी लूज कर दी, तो ये एरोमेटिसिटी से तो पहले ही बाहर हो गया। उसके बाद देखो, बाकी अगर सारे को देखें तो यहाँ पे तो हो जाएगा। ये इस ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसे, आप टू काउंट करो, इस पाई को हमेशा टू इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो यहाँ पे कितने टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे प्लस लग गया तो यहाँ का लोन पेयर गायब है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू अगर आप एटलीस्ट 1 2 3 रखते हो, 1 रखोगे तो 4 × 1 + 2, कम से कम आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो एकमात्र ऑप्शन बचता है ये ए, जहाँ पे ये 2 2 और ये लोन पेयर का 2, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलता है। तो आप कह सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर ए ही एरोमेटिक है, बाकी सारे नॉन एरोमेटिक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में अगर हम देखें तो अलाउड ट्रांजिशन की जब भी बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन अलाउड, बेसिकली अलाउड जो ट्रांजिशन है, ये डेल्टा एल
1 होता है। एल की अगर बात करें तो एस ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए और एफ ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है तो 0, 1, 2 और 3। तो आप यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख के देखो, ये पी है, ये भी पी है, तो इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1, 1 - 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये पी एक्स है, पी वाई यहाँ भी 1, 1, क्योंकि पी के लिए तो 1 ही रखना है, चाहे एक्स हो चाहे वाई है भी 0। इसके लिए एस के लिए 0, पी के लिए 1, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1, तो यहाँ पे अलाउड है। ठीक है। डी के लिए 2 रखना है, एस के लिए 0, 2 - 0 कितना आ जाएगा? 2, तो ये भी नॉट अलाउड है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये ट्रू है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 2p से 1s के लिए अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द 0 point एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। तो देखो, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल जब आप पढ़ते हो और एनर्जी निकालते हो लास्ट में, तो इक्वेशन आती है n² H² अपॉन 8 ma² या ml²। ए को ही एल लिख दो चाहे ए लिख लो। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ठीक है। CT1 में भी इसी पे क्वेश्चन बना था। ठीक है। जैसे ऑप्शन कैसे कैसे दे रखे थे, NH/8 ma², तो कहीं से स्क्वायर घटा देगा, हटा देगा। इस बेसिस पे आपको टोटल 4 ऑप्शंस बना के उलझाया जा सकता है। जैसे 8 ma लिख दिए, तो ये देखो दोनों ऑप्शन ये भी गलत है, तो ओरिजिनल आपको ये याद रखना है। अब देखो 0 point एनर्जी की बात कर रहा है, तो मतलब किसी भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, तो एन की वैल्यू आपको क्या रखनी है? 1। जैसे ही आप 1 रख देते हो तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। तो इसे एन की जगह 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा H² अपॉन 8 ma²। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये ट्रू है। तो आपको देखो मेन ये वाला रिजल्ट याद रखना है। अगर आप याद रखोगे तो इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब ये 0 point का बोला है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर दे तो एन की वैल्यू आपको क्या रखनी है? 2 रखनी है। 1 से 2 में अगर जाता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आर। ये भी क्वेश्चन आपके सीटी में पूछा गया था, तो इसके लिए हम आपको कहते हैं भाई एक याद कर लो। इवरी व्हेन रोटेट ट्रांसवर्सली। ठीक है। ये फार्मूला याद कर लो। एवरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी, ई इलेक्ट्रॉनिक, ई वाइब्रेशनल, वैन मतलब वाइब्रेशनल, रोटेट मतलब रोटेशनल, और ई ट्रांसलेशनल। तो अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हो तो ये कभी गलत नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आपके सीटी में रिपीट हुआ था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था इस बार सीटी में, तो ध्यान देना। तो ऑप्शन ये यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बेसिकली यूनिट 2 का है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। रोटेशनल कांस्टेंट जो बी है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या इसका फार्मूला है? तो इसका जो फार्मूला है ये है H/8 π²I। इसे आप याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो साई स्क्वायर को एक बार उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के टर्म में पूछा था, अब यहाँ आपसे पूछ रहा है साई स्क्वायर मीजर। तो साई स्क्वायर तो हमेशा जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही मेजर करता है। तो इसका जो ऑप्शन अगर आप सारे पढ़ोगे तो आपको लगे पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आर इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन रीजन ही साई स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी सही है। सारे ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं। द एनर्जी
ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल गलत है। एनर्जी n पे डिपेंड करता है, साई पे नहीं। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड वेलोसिटी नहीं, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। और द हाइब्रिड करेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल नहीं। तो साई स्क्वायर आपका हमेशा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, ये याद कर लेना। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, हर बार घुमा के इसको पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये अभी मैंने जब पहले पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बता दिया कि श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली एच कैप साई इक्वल्स टू ई साई है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ये एच हैमिल्टोनियन है, साई वेव इक्वेशन है, ई आइगन वैल्यू है और साई अगेन वेव इक्वेशन है। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपन एम बी, ये अभी हमने बात कर ली, है डी ब्रोगली इक्वेशन है। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है। तो एच साई इक्वल्स टू ई साई ही श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2+ आयन मॉलिक्यूल इज। तो H2 के लिए अगर बनाना है तो केवल केवल आपको 1s का ही बना लो, एक डायग्राम बना लो। H2+, H2+ का मतलब हुआ H2 में जैसे हम H2 की बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 × 2, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे इस पे हम प्लस लगा दें, H2+ कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दो, तो 2 - 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, बॉन्डिंग में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में 1 है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ है नहीं है, 0 अपॉन 2। तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा हाफ। तो इस तरीके से आपसे कोई जरूरी नहीं, आप उसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, H2-H2 डबल माइनस Li2+ C2-, कुछ भी पूछ सकता है, C2+। आपको कुछ नहीं करना, आप देखो इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और 2 कार्बन है तो 12। एक इस पे माइनस चार्ज का है, माइनस चार्ज अगर लगा है तो एक जोड़ दो, प्लस चार्ज लगा है तो एक घटा दो। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए 11 और यहाँ पे हो गए 13। ये 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 11 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एक बार एमओ डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, फिल करना आसान हो जाएगा। नीचे जो होता है ऑर्बिटल वो बॉन्डिंग होता है, ऊपर होता है एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। द वेवलेंथ of an observation is 495 nanometer. In which part of the electromagnetic spectrum does it lie? तो जब भी हमने आपको पूरे स्पेक्ट्रम की रेंज पढ़ाई तो आपने यूवी विजिबल पढ़ा होगा। यूवी विजिबल में देखो ये कहीं से ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसे पूछेगा तो वो हमको भी नहीं आएगा, आप कहाँ से बता सकते हो। लेकिन यूवी विजिबल में हम पढ़ते हैं कि ये 400 to 780 या फिर ये कह सकते हो कि 380 या 400 से 780 नैनोमीटर तक का जो रेंज है ये विजिबल का होता है। और ये हम बार बार विवग्योर कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत लोअर क्लासेस से। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो 480 495 कहाँ पे आएगा, 600 कहाँ पे आएगा, 700 कहाँ पे आएगा, 550 कहाँ पे आएगा, ये सब आएगा यूवी विजिबल में। ठीक है, बाकी सब आपसे नहीं पूछेगा, ये ध्यान देना। नेक्स्ट, when electron jump in n = 1 orbital series the spectral line obtained is called। तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा था उसमें आपने देखा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन थे, अगर n = 1 में जंप कर रहे थे, देखो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 और n = इन्फिनिटी, ऐसे थे। कहीं से भी आके अगर लाइंस
वन में अगर गिरती थी कहीं से भी, चाहे वन से, टू से, चाहे इन्फिनिटी से, तो इसे हम कहते थे लाइमन सीरीज। याद करिए, ठीक है। लाइमन सीरीज अगर n बराबर टू में आके गिरती थी, यहाँ पे टू पे खत्म होती थी कहीं से भी, तो इसे हमने कहा बामर सीरीज। ये लाइमन बामर, ये था पास्चन, n बराबर थ्री, और ये है ब्रैकेट, n बराबर फोर, और n बराबर फाइव में फुंड। ठीक है, तो याद रखना, जिसमें बामर और पास्चन यही सीरीज क्या थी, विजिबल रीजन में थी, ये भी ध्यान रखना। ये कलरफुल लाइंस थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। अगली बार आपसे लाइमन ना पूछ के बामर भी पूछ सकता है। तो n बराबर वन में लाई करती हैं, तो वो कौन सी होंगी, लाइमन सीरीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू एमओटी। अब देखो, कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें अगर बॉन्डिंग या फिर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आए, बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन के केस में अगर आप कैलकुलेट करके देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, नाइट्रोजन में आता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में आता है एक, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से दो बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन में आप कैलकुलेट करके देखोगे तो तीन बॉन्ड आता है। लेकिन अगर हीलियम का देखें, तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टू इंटू टू बराबर फोर इलेक्ट्रॉन, और जब फोर इलेक्ट्रॉन को आप फिल करते हो, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में, तो दो इलेक्ट्रॉन तो आपने नीचे फिल कर दिया और दो ऊपर, जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में। जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो क्या आता है, टू माइनस टू अपान टू, तो ये आता है जीरो बाई टू बराबर जीरो। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं आता, जीरो बॉन्ड आता है। इसका मतलब हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, तो देखो, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम अभी आपको बता रहे थे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। किससे बनता है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कह लो। और जो एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनता है डिस्ट्रक्टिव से। तो अगली बार आपसे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं एंटी बॉन्डिंग पूछे। तो एंटी बॉन्डिंग किससे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव से। बॉन्डिंग के लिए अगर हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि साई बॉन्डिंग बराबर साई ए प्लस बी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखते हैं साई एंटी बॉन्डिंग, इस पे स्टार लगा देते हैं, तो ये हो जाता है साई ए माइनस साई बी। तो आपसे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी वो पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इस यूनिट से हमने अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस ही रखा है, ताकि वीडियो छोटा रहे और मैक्सिमम चीजें कवर करने का प्रयास किया है। पाई बांड इज द रिजल्ट ऑफ ओवरलैप ऑफ, तो पाई बांड जब भी बनता है, वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, और पी ऑर्बिटल ही पैरेलल ओवरलैपिंग करके बनाते हैं। तो जो दो पी ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तभी पाई बांड्स बनेगा। ठीक है, बाकी किसी से नहीं बनेगा। एस एस से सिग्मा बनता है, एस पी से भी सिग्मा बनता है, और पी पी से भी, अगर वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो सिग्मा बनेगा, लेकिन अगर पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बांड्स बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, टू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो हक्कल रूल। तो अब देखो, यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था कि साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन ये अपनी फ्लेनरिटी लूज कर देता है और ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो जब नॉन एरोमेटिक हो गया, तो ये हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको यही ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। पाइरोल, पाइरोल क्या है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो, दो दो पाई, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, इसका लोन पेयर, ये मिलके सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन बना देते हैं।
नेफ्थलीन में आपको पता है कि नेफ्थलीन में दो बेंजीन रिंग होती हैं, तो दो बेंजीन रिंग जहां भी आ गई वो एरोमेटिक है, सिस्टम क्या है, एरोमेटिक होगा। ये और ये एरोमेटिक होगा, चाहे कितनी भी बेंजीन रिंग जोड़ दो। फ्यूरन भी, फ्यूरन में ऑक्सीजन आ जाता है नाइट्रोजन के जगह, 5 मेंबर, तो यहाँ भी जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिसिपेट कर जाते हैं, तो यहाँ भी 6 पाई आ जाता है, तो ये भी एरोमेटिक है, फ्यूरन भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बट ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है। ईच कार्बन एटम इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज हाइब्रिडाइज। अब देखो बेंजीन को हमने जैसे ही कहा कि ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक है तो सारे कार्बन प्लेनर होंगे, और प्लेनर में अभी हमने अब डिस्कस किया था पहले ही कि sp2 हाइब्रिडाइज होंगे सारे के सारे कार्बन। ठीक है, sp3 नहीं, sp नहीं, sp3d2 नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे सारे प्लेनर होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 माइनस आयन इज। अब अगेन मॉलिक्यूलर डायग्राम ड्रा करिए, और बहुत ही इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। H2 में देखो दो इलेक्ट्रॉन और एक ये माइनस का H2 का, दो, एक ये, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। अब फिल कर दो, दो इलेक्ट्रॉन नीचे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 - 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स आर। तो अभी हमने देखा था इवरी वैन रोटेट ट्रांसफर ले, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, और ये सारी। ठीक है। काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन ट्रू है। काइनेटिक को हम नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे मोशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल और वाइब्रेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिस्कार्ड हो गए आंसर्स, ये गलत है। तो इस तरीके से हमने यूनिट फर्स्ट से करीब करीब 31 क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब आपका काम है कि हमने बहुत सारा मेहनत करके ये क्वेश्चंस को टाइप किया और पीपीटी बनाई और प्रेजेंट किया। आप हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। ठीक है। और जल्दी ही विद इन 1 आवर हम आपके लिए यूनिट 2 भी प्रिपेयर करके लेके आ रहे हैं। तो यूनिट 2 से भी करीब 30 या 35 क्वेश्चंस होंगे, फिर यूनिट 3 से, और इसी तरीके से हम टोटल जो यूनिट हमारे पास बचती हैं, अब टोटल लास्ट 4 यूनिट बचती हैं, इन सारे यूनिट से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को, ताकि आपका जो एमसीक्यू वाला सेक्शंस है वो कुछ हद तक स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग में।